जय हिंद साथियों। आज हम लोग राष्ट्रपति चैप्टर से क्लास 4 लेकर आए हैं। इसके पहले क्लास 3 तक हम लोग पढ़ चुके थे, 1 2 3, लेकिन थोड़ा लंबा अंतराल हो गया है, गैप हो गया है। वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसके वजह से समस्या हुई थी और क्लास नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब क्लास फिर से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रपति से संबंधित क्लास 4 यानी क्लास 4। पिछले क्लास 3 में हम लोग पढ़े थे अनुच्छेद 108 तक। राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है वही पढ़ा जा रहा है। तो 108 तक, अनुच्छेद 108 तक पढ़ा गया था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं उनसे संबंधित अनुच्छेद 111 से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 111 में है क्या। अनुच्छेद 111 में एक तरह से राष्ट्रपति को वीटो शक्तियां दी गई है। वीटो शक्तियां है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ की जो विधायिका है बड़ी, यानी कि संघ स्तर की, यानी कि भारत की जो केंद्रीय विधायिका है, संसद जो है, संसद ही विधि बनाती है और विधि का संशोधन करती है। ठीक है। तो संसद के पहले क्लास में आप लोगों को थोड़ा सा बताया गया था, वैसे संसद जब चैप्टर चलेगा उसमें बताया जाएगा। संसद के 2 सदन हैं और 3 अंग हैं। जिसमें अंग की बात किया जाए तो उसमें राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं, यानी कि अंग में हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। सदन की बात किया जाएगा तो निम्न सदन यानी लोकसभा, उच्च सदन यानी राज्यसभा। तो जब कोई ऐसा विधेयक आता है, यानी संविधान संशोधन विधेयक को छोड़ के, धन विधेयक को छोड़ के अन्य ऐसा कोई विधेयक आता है जो विधेयक संसद के, जैसे ये लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, तो कोई ऐसा विधेयक आ रहा है जो दोनों सदन पास कर दे रहा है, दोनों सदन पास कर देता है, तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। यानी कि तीनों अंगों द्वारा पास होना चाहिए। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं ना, अगर ये पेन गिरे और पेन को उठाएं तो हमारा अंगुलियां भी काम करने चाहिए, हाथ भी काम करता है, माइंड भी काम करता है, आंख भी काम करता है, शरीर झुकता भी है तो मांस, मतलब और सारे, मतलब शरीर के सारे अंग किसी न किसी रूप में सहयोग करता है पेन उठाने के लिए, सबका योगदान होता है। ठीक उसी प्रकार जब कोई विधेयक विधि बनता है तो उसमें संसद के तीनों अंगों का काम करना अनिवार्य होता है। तो लोकसभा और राज्यसभा तो पास कर दिया उस विधेयक को, लेकिन अब जब राष्ट्रपति के पास जाता है, यानी जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति को इसे अनुमोदित करना होता है, यानी कि इसे इस पर सिग्नेचर करना होता है। जब राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देते हैं तब वो विधेयक विधि का रूप लेता है। ठीक है। तो ये सिग्नेचर यानी उनके द्वारा अनुमोदित, उनके द्वारा पास किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 111 के तहत होता है। किस अनुच्छेद के तहत होता है? 111 के तहत होता है। अब 111 के तहत ही उनको वीटो शक्तियां भी मिला हुआ। वीटो शक्ति कौन कौन होता है ये आप लोगों को भली बात पता है। 3 प्रकार की वीटो शक्ति का वर्णन किया गया है। जैसे पूर्ण वीटो यानी अत्यंतकारी वीटो भी इसे कहते हैं। पूर्ण वीटो कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक उसी प्रकार दूसरा होता है, देख लीजिएगा, निलंबनकारी वीटो जो फ्रांस से लिया गया है। तीसरा है जेबी वीटो जो अमेरिका से लिया गया है, काफी चर्चित है तीसरा। तो आते हैं शुरुआत से, हम लोग जानते हैं कि पूर्ण वीटो है क्या। तो ध्यान दीजिएगा, हम तो इस पर उतना विश्वास नहीं करते हैं कि लिखा लिखा रहे और उसे बताए, लेकिन समय को देखते हुए, समय को बचत करने के लिए ये चीजें करना पड़ रहा जो इस समय ट्रेंड में है। ठीक है। तो देखते हैं पूर्ण वीटो क्या है। पूर्ण वीटो सबसे पहले जान लेते हैं, पूर्ण वीटो हमारे संविधान में लिया कहां से गया। तो पूर्ण वीटो हमारे संविधान में ब्रिटेन से लिया गया। कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। ये पूर्ण वीटो कहता क्या है, यानी अत्यंतकारी वीटो कह क्या रहा है? तो जब राष्ट्रपति
किसी विधेयक को अनुमति नहीं देता है तो यह कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने पूर्ण वीटो की शक्ति का प्रयोग किया। यानी कि दोनों सदनों द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं देता है तो उसे पूर्ण वीटो यानी अत्यंतकारी वीटो कहते हैं। राष्ट्रपति इस वीटो की शक्ति का प्रयोग गैर सरकारी विधेयक पर अनुमति न प्रदान करके कर सकता है। गैर सरकारी विधेयक यानी मंत्री परिषद के अलावा अन्य किसी सदस्य के तरफ से अगर कोई विधेयक आता है तो उसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। तो उस विधेयक पर ये अनुमति न प्रदान करके कर सकता है या ऐसे विधेयक पर अनुमति न प्रदान करके कर सकता है जो ऐसी सरकार द्वारा पारित किया गया जो विधेयक पर अनुमति देने के पूर्व त्याग पत्र दे दे। यानी ऐसा कोई एक तो पहला है कि गैर सरकारी सदस्यों द्वारा आया हो, दूसरा यानी सरकार की तरफ से आया हो लेकिन अनुमति देने के पहले ही वो क्या कर दिया हो, त्याग पत्र सरकार दे दिया हो। यानी जिस पार्टी की सरकार हो वो पार्टी सरकार क्या कर दे रही है, त्याग पत्र दे रही है और नई सरकार विधेयक पर अनुमति न देने की सिफारिश करे। और जो ही ये त्याग पत्र दे दें और नई सरकार आए तो नई सरकार अनुमति ही न देने की सिफारिश कर दे राष्ट्रपति को, तो उस आधार पर राष्ट्रपति पूर्ण वीटो शक्ति का प्रयोग कर देंगे जो ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है। इसमें दूसरा है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो फ्रांस से लिया गया। कहां से लिया गया, फ्रांस से लिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि निलंबनकारी वीटो किस देश के संविधान से लिया गया, तो कहां से लिया गया, फ्रांस से लिया गया। ठीक है। जब इसमें यानी निलंबनकारी वीटो में होता क्या है तो देखते हैं, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक के प्रभाव को निलंबित रखने के लिए, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक के प्रभाव को निलंबित रखने के लिए अनुमति देने हेतु अपने पास प्रेषित विधेयक के प्रभाव संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेजता है तो यह कहा जाता है कि उन्होंने निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया। यानी सीधे से एकदम आसान भाषा में इसको समझिए, निलंबनकारी वीटो, इस लिखे हुए पर मत जाइए, आसान भाषा में समझिए निलंबनकारी वीटो होता क्या। तो जब आप लोग को बताए हैं अभी पहले वाले में कि दो सदन है, लोकसभा राज्यसभा, ये दोनों सदन किसी विधेयक को पास कर दे रहे हैं तो उसके बाद से राष्ट्रपति के पास जाता है। यानी कि राष्ट्रपति के पास वो जब विधेयक जाएगा तो राष्ट्रपति फिर इसको अनुमोदित नहीं कर रहे हैं, ये तुरंत उसको रिटर्न कर दे रहे हैं सदन को, यानी संसद को रिटर्न कर दे रहे हैं। काहे लिए, तो पुनर्विचार के लिए। उनके देखने में कुछ त्रुटियां हैं, उस त्रुटियों को सुधार करने के लिए पुनर्विचार के लिए भेज जब देते हैं संसद को तो उसे कहा जाता है निलंबनकारी वीटो, जो फ्रांस से लिया गया। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितना कहा जाए अगर वीटो शक्तियों में राष्ट्रपति का, तीनों में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आता है तो किससे आता है, तो ध्यान दीजिएगा जेबी वीटो से आता है। इसे पॉकेट वीटो भी कहते हैं। किससे आता है, जेबी वीटो, यानी इसे पॉकेट वीटो कहते हैं। पॉकेट वीटो क्यों कहा जाता है, तो पॉकेट वीटो इसलिए कहा जाता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए अपने पास वापस, यानी उन्हें पुनर्विचार के लिए भी वापस नहीं कर रहे हैं और न ही उसे निलंबित ही कर रहे हैं। तो एक तरह से वो हमेशा हमेशा के लिए उनके पास रह जाता है, तो इसीलिए कहा जाता है वो अपने पॉकेट में रख लिए। ठीक है। देखते हैं, इसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत जब राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित करके अनुमति के लिए भेजे गए विधेयक पर न तो अनुमति देता है न ही उसे पुनर्विचार के लिए 10 दिन के भीतर, यहां देखने वाली बात है 10 दिन के भीतर, ठीक है ना, इसको विशेषकर ध्यान दीजिएगा। यहां से थोड़ा ऊपरी लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन कर सकता है कि जेबी वीटो के लिए पुनर्विचार के लिए कितने दिन के अंदर न भेजने पर जेबी वीटो का इस्तेमाल हो सकता है, यानी जेबी वीटो समझा जाएगा। तो 10 दिनों के भीतर वापस भेजता है, तब यह कहा जाता है कि राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग किया है। एक बार और देख लेते हैं, इससे पॉकेट वीटो कहा जाता है। जेबी वीटो क्या कहा जाता है, पॉकेट वीटो कहा जाता है।
अनुच्छेद 111 के अंतर्गत जब राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित करके अनुमति के लिए भेजे गए विधेयक पर न तो अनुमति देता है और न ही उसे पुनर्विचार के लिए 10 दिन के भीतर वापस भेजता है, न ही अनुमति दे रहा है, यानी कि अनुमति भी नहीं दे रहा है कि हाँ ये विधेयक सही है, हम भी इसके पक्ष में हैं, अनुमति भी नहीं दे रहा है, साथ ही साथ 10 दिन के भीतर वापस भी नहीं भेज रहा है पुनर्विचार के लिए, तब उसे क्या कहते हैं, तब उसे पॉकेट वीटो यानी कि जेबी वीटो कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जेबी वीटो का इस्तेमाल एक बार हुआ था, यानी कि उस समय राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। 1986 की बात है। 1986 में संसद द्वारा पारित हो गया था। पारित क्या हुआ था? तो भारतीय डाक संशोधन अधिनियम 1986, भारतीय डाक संशोधन अधिनियम 1986 पारित हुआ था। और पारित होकर जब राष्ट्रपति सदन द्वारा पारित हो गया, यानी संसद द्वारा पारित हो गया, जब राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पास गया तो ज्ञानी जैल सिंह ने इसे न ही पुनर्विचार के लिए वापस किए और न ही इस पर अनुमति दिए, यानी पुनर्विचार भी के लिए वापस भी संसद को नहीं किए और न ही उस पर अपनी अनुमति दिए, यानी उसके पक्ष में भी नहीं है। तो वो हमेशा हमेशा के लिए उनके पास पड़ा रह गया। तो वो यानी कि जेबी वीटो का वहां इस्तेमाल हो गया, यानी पॉकेट वीटो का इस्तेमाल हो गया। किसने किया? कौन से राष्ट्रपति ने किया? तो ज्ञानी जैल सिंह ने किया। कब? 1986 में। किस विधेयक से संबंधित था? तो भारतीय डाक संशोधन अधिनियम से संबंधित था। क्वेश्चन आ सकता है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ऐसा किया गया? तो राजीव गांधी थे। कौन थे? राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है ना? राष्ट्रपति ने न तो इस पर अनुमति दी थी और न ही इसे संसद के लिए पुनर्विचार के लिए भेजा था, जो अभी बताए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। तो एक तरह से तीनों का मतलब क्या हुआ, एक बार और हम लोग देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। पूर्ण वीटो यानी कि जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनुमति नहीं देता, यानी पूर्ण वीटो में एक बार और थोड़ा आराम से समझिएगा आप लोग कि पूर्ण वीटो कब लगता है? तो जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पास हो जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति नहीं देता है, तो उसे पूर्ण वीटो या अत्यंतकारी वीटो कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पूर्ण वीटो का प्रयोग, ये भी जान लीजिए, पूर्ण वीटो का प्रयोग किस किस विधेयक पर लग सकता है? तो एक गैर सरकारी विधेयक होता है, जो मंत्रिपरिषद के अलावा कोई भी सदस्य विधेयक लेके आते हैं, उन्हें गैर सरकारी विधेयक कहते हैं, तो उस पर हो सकता है। फिर अगर कोई सरकार भी यानी मंत्रिपरिषद की तरफ से भी आया है, लेकिन अनुमति देने के पूर्व ही वो सरकार त्याग पत्र दे रही है और दूसरी पार्टी की सरकार आती है और वो विधेयक पर अनुमति न देने की राष्ट्रपति से सिफारिश करती है, तभी भी पूर्ण वीटो यानी अत्यंतकारी वीटो सिद्ध हो जाएगा। अगला था निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो इसलिए है कि संसद, कोई विधेयक संसद में पास हो जाए, यानी संसद के दोनों सदनों में पास हो जाए, राष्ट्रपति को पास जाता है सिग्नेचर के लिए और राष्ट्रपति वो पुनर्विचार के लिए भेजता है, तो उसे क्या कहते हैं? निलंबनकारी वीटो कहते हैं। यानी फिर पुनर्विचार, उनके देखने में कुछ त्रुटियां होती है तो पुनर्विचार के लिए भेजते हैं, तो उसे कहते हैं निलंबनकारी वीटो। अगला था जेबी वीटो। जेबी वीटो में आसान से भाषा में समझिएगा कि न ही वो पुनर्विचार के लिए भेजता है और न ही उस पर अनुमति देता है, तो वो विधेयक पर कौन से वीटो का प्रयोग हो गया? तो जेबी वीटो का प्रयोग हो गया। एक बार यानी कि 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक आया था, उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उस समय राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह ने न उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को भेजा और न ही उस पर अपनी अनुमति दी, तो यानी कि जेबी वीटो का प्रयोग हो गया। कहा जाता है कि ज्ञानी जैल सिंह डाक संशोधन विधेयक को हमेशा हमेशा के लिए अपने पैकेट में रख लिए। ठीक है, तो ये रहा अनुच्छेद 111 और राष्ट्रपति के वीटो शक्तियां। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं।
विधेयक जिन पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक हो, ध्यान दीजिएगा आप लोग, विधेयक जिन पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक, यानी सदन में विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति से अनुमोदित कराना होता है। तो कौन कौन सा विषय है, कौन कौन सा अनुच्छेद, ध्यान देते हैं। अनुच्छेद 3 में बोला गया है कि किसी राज्य के सीमाओं अथवा नाम को परिवर्तित करने की शक्तियां संसद को है, ठीक है ना। लेकिन ऐसे किसी भी इस विषय से संबंधित कोई भी विधेयक लाने के पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना संसद को अनिवार्य होता है। यानी जो सदस्य संसद का लेकर आ रहा है ऐसे विधेयक, तो राष्ट्रपति से अनुमति लेना होता है। अगला है अनुच्छेद 110। सब लोग जानते हैं कि धन विधेयक जो होता है वो परिभाषित होता है अनुच्छेद 110 द्वारा। किस अनुच्छेद द्वारा? 110 द्वारा ही परिभाषित होता है। परिभाषित कौन करता है? कोई विधेयक क्वेश्चन आता है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है ना। तो धन विधेयक ऐसा विधेयक है कि जब दोनों सदनों द्वारा पास हो जाता है, दोनों सदनों द्वारा भी पास होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लोकसभा अगर पास कर दे राज्यसभा को जाता है। राज्यसभा चाहे तो 14 दिन तक रोके रख सकता है या 14 दिन के अंदर ही कुछ मामूली परिवर्तन करने के सुझाव दे सकता है लोकसभा को, लेकिन लोकसभा वो सुझाव मानने के लिए बाध्य नहीं है। जो ही राज्यसभा 14 दिन तक रोके रखता है, 15वें दिन स्वतः राज्यसभा में पास समझ लिया जाता है। जब राष्ट्रपति हो जाता है तो राष्ट्रपति उस पर लास्ट में उनको सिग्नेचर करना ही करना होता है। क्यों सिग्नेचर करना ही करना होता है? तो पहले ये विधेयक लाने से पहले ही राष्ट्रपति से अनुमोदित करा लिया जाता है। तो जब पहले सहमति जता दिए हैं तो बाद में आनाकानी राष्ट्रपति महोदय नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसके बाद है अनुच्छेद 110, यानी वित्त विधेयक के प्रथम श्रेणी से संबंधित विषय अगर कोई आता है तो उस पर भी पहले राष्ट्रपति से अनुमोदित कराना होता है। उसके बाद अनुच्छेद 117, ऐसा विधेयक जो भारत के संचित निधि से व्यय का संबंध है किंतु यह विधेयक नहीं है, तो अभी भी यानी कि राष्ट्रपति से पहले अनुमोदित कराना होता है। अनुच्छेद 274 यह कह रहा है कि कर आरोपण की वस्तुओं से संबंधित कोई भी विधेयक जिसने राज्यों की रुचि है कृषि आय को पुनः परिभाषित करता है, ऐसा भी कोई विधेयक विषय आता है यानी विधेयक आता है तो राष्ट्रपति से पहले अनुमोदित कराना होता है। अनुच्छेद 304 के तहत यानी कि राज्य विधेयक जो व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता को बाधित करते हो, ऐसी भी किसी भी प्रकार का विधेयक लाना होगा तो पहले राष्ट्रपति से अनुमोदित कराना होगा। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इतने ऐसे विषय हैं ये कि इस लाने से पहले यानी कि संसद में ये विधेयक लाने से पहले इनसे संबंधित पहले राष्ट्रपति से अनुमोदित कराना होता है, तब संसद में ये विधेयक आता है, वरना विधेयक नहीं आ पाता, ठीक है। देखते हैं अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 अध्यादेश है, ध्यान दीजिएगा। अगर राज्यपाल की बात करें, ये यहाँ राष्ट्रपति यानी कि अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कौन करता है? तो अध्यादेश जारी, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश कौन जारी करता है? तो राष्ट्रपति जारी करता है। राष्ट्रपति, लेकिन एक और होते हैं राज्यपाल, राज्यों में अध्यादेश जारी करते हैं। तो 1, 2, 3 के तहत राष्ट्रपति और 2, 1, 3 के तहत राज्यपाल। राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। लेकिन आज फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 123 यानी राष्ट्रपति का अध्यादेश। तो देख लेते हैं राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति के अध्यादेश में क्या होता है, क्या क्या कंडीशन होती है, किस कंडीशन में अध्यादेश आ सकता है? तो एक आप लोग पढ़े थे अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन। अब 123 यानी अध्यादेश, दोनों की बैठकें बुलाता है कौन? तो राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। अंतर यह होता है कि ध्यान दीजिएगा, जैसे बताया गया, एक होता है लोकसभा, एक होता है
राज्यसभा। अनुच्छेद 108 में बताए थे कि जब संसद सत्र चल रहा हो और दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर आपसी मतभेद हो जाए, उस समय मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह करता है और राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 का प्रयोग करते हुए दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। लेकिन जब 123 की बात आती है तो ये होता है कि दोनों सदन सत्र में ना हो, दोनों सदन सत्र में ना हो या दोनों सदनों में से कोई एक सदन सत्र में हो। उस कंडीशन में भी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह करेगा तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 का प्रयोग करके अध्यादेश जारी कर देते हैं। तो जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो दोनों एक जगह इकट्ठा बैठते हैं, लेकिन जब अध्यादेश जारी होता है तो दोनों अपने अपने सदन को बैठते हैं। लेकिन अंतर क्या है, तो किस कंडीशन में कौन बुलाया जाता है, तो बताया गया था कि जब दोनों सदन सत्र में हो और आपस में किसी विधेयक को लेकर आपसी मतभेद हो, आओ पास होना, वो विधेयक पास होना देश हित में अनिवार्य है, तब संयुक्त अधिवेशन आता है। जब दोनों सदन सत्र में ना हो या एक सदन सत्र में हो एक सदन सत्र में ना हो, ऐसी कोई देश में कंडीशन उत्पन्न हो गई है जिस कंडीशन से निपटने के लिए भारतीय संविधान में कहीं वर्णन नहीं है, उस कंडीशन में कैबिनेट के ही अनुशंसा पर, यानी उन्हीं के दिमाग की उपज है, उन्हीं के अनुशंसा पर, उन्हीं की सलाह पर राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 123 का प्रयोग करते हुए अध्यादेश जारी करते हैं। और जब अध्यादेश जारी करते हैं तो दोनों सदनों के सदस्य अपने अपने सदन में जाके बैठ जाते हैं। अपने अपने सदन में बैठते हैं तो एक बैठके चलती है 6 सप्ताह। कितना चलती है? 6 सप्ताह चलती है, यानी कि 42 दिन। दिन में भी आता है और सप्ताह में भी आता है। ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा आप लोग, दिन में भी आता है और सप्ताह में भी आता है। तो यानी कि 6 सप्ताह 42 दिन, ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, या तो 42 दिन आ जाएगा या तो 6 सप्ताह या 42 दिन। यानी कि ये क्वेश्चन कर सकता है कि अध्यादेश जब जारी होता है तो संसद की बैठकें कितने दिन तक चलती है, तो 6 सप्ताह भी आ सकता है ऑप्शन में, 42 दिन भी आ सकता है। दोनों पर आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। लेकिन अब आई बात कि इस जो नियम बनता है, यानी कि इसके द्वारा पास हो के अध्यादेश के सर में जो नियम बनता है वो कितने दिन के लिए बनता है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक वर्ष में कम से कम संसद की 2 सत्र चलनी अनिवार्य होती है। और जब 2 सत्र चलनी अनिवार्य होती है तो ये भी बोला गया है कि 2 सत्रों के बीच में अधिक से अधिक 6 माह का गैप होना चाहिए, उससे अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो यही बोला जाता है यहाँ कि जो इसमें कानून बनता है अधिकतम 6 माह के लिए बनता है। कितने दिन के लिए? तो 6 माह के लिए बनता है, ठीक है ना। और 6 माह के लिए जब बनता है तो वो कानून फिर जब संसद की पूर्णकालिक बैठक होती है, यानी पूर्णकालिक सत्र जब चलती है, तो पूर्णकालिक सत्र के प्रथम 6 सप्ताह के अंदर क्या होता है कि अगर वो जो अध्यादेश द्वारा जो कानून बनी है 6 सप्ताह के अंदर अगर इसको अनुमोदित कर दिया जाता है तो हमेशा हमेशा के लिए वो कानून बनी रहेगी। अगर 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित नहीं किया जाता है पूर्णकालिक बैठक में, तो जो 6 माह अधिकतम के लिए बना था वो 6 यानी कि 6 माह अधिकतम के लिए बना, 6 माह पूरा हो चुका और पूर्णकालिक सत्र के 6 सप्ताह के लास्ट वाले दिन वो अपने आप स्वतः समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये अध्यादेश होता है, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 का क्या महत्व है तो आप लोग इस पर पढ़ लीजिएगा। हम बता रहे हैं क्या होता है कि राष्ट्रपति महोदय को अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार प्राप्त है।
राष्ट्रपति को, यानी जो राष्ट्रपति महोदय होंगे हमारे देश के, उनको अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन वो अधिकार मानने के लिए बाध्य नहीं है। चाहेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे, ये उनके ऊपर है। ठीक है ना। ऐसा क्यों बनाया गया आप लोग जानते ही हैं। भारत में ये सारी चीजें कहीं ना कहीं राजनीतिक पद है, और किसी भी राजनीतिक पद में, यानी जो निर्वाचित पद होता है, उसमें कहीं शैक्षिक योग्यता नहीं है, यानी योग्यता में कहीं शैक्षिक योग्यता नहीं है। तो यहाँ कहीं न कहीं जो संविधान बनाने वाले लोग थे, उन लोगों के दिमाग में गया होगा, मेरे जानने में, अब पता ना क्या हकीकत है क्या सही है, कि ऐसा ना हो कोई ऐसे व्यक्ति भी राष्ट्रपति बन सकते हैं जिनको संविधान का ज्ञान ही ना हो। ऐसा कोई मामला उनके पास चला जाए जो जान ही ना पाए कि आखिर इसमें हम करें क्या, निर्णय क्या दें। तो इसीलिए ये व्यवस्था किया गया अनुच्छेद 143 के तहत, किस राष्ट्रपति महोदय उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं किसी विधिक मामले पे, लेकिन परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। परामर्श ले सकते हैं, लेकिन परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। योग्यता में शैक्षिक योग्यता नहीं होती, आप लोग जानते हैं। शैक्षिक योग्यता सबसे बड़ी कमियां है तो यही है, लेकिन उसको भी कुछ लोग बढ़ चढ़ के बताते हैं कि नहीं, कैसे एक निर्वाचित पद में शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, जबकि होनी चाहिए। एक सफाई कर्मी जो होता है, एक झाड़ू लगाने वाले जो व्यक्ति है, एक तरह से हमारे देखने में तो सबसे महान वही है कि सबके कचरा को साफ करते हैं, लेकिन उनके भी योग्यता में शैक्षिक योग्यता निर्धारित किया जाता है। कक्षा 5 पास, कक्षा 8 पास होना अनिवार्य होता है, लगभग दोनों में से कोई एक रहता है। जो गार्डनर का काम करता है उनके लिए भी शैक्षिक योग्यता होती है, जो खाना बनाने का काम करता है उनके लिए भी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। तो देश के संवैधानिक प्रमुख, हमारे संविधान के प्रमुख को राष्ट्र योग्यता में शैक्षिक योग्यता क्यों नहीं होना जरूरी है। हमारे देश के वास्तविक प्रमुख, जो नीतियों के संचालन के प्रमुख हैं, प्रधानमंत्री महोदय, उनके लिए भी शैक्षिक योग्यता में, उनके लिए भी योग्यता में कोई शैक्षिक योग्यता नहीं है, जबकि इसमें सुधार होना चाहिए। लेकिन ये लोग सुधार क्यों करेंगे, अपने ही पैर में कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे। ऐसा करेंगे तो इन्हीं लोगों को आने वाले समय में समस्या होगी, इसलिए शैक्षिक योग्यता शामिल नहीं किया जाता। आप लोग देखते हैं तमाम तरह की बातें चलती है सोशल साइटों पे, न्यूज़ों में, कि उनकी डिग्री मांगी जाती है तो उनकी डिग्री मांगी जाती है, कोई सार्वजनिक करना भी नहीं चाहता, यानी ये भी छुपाए। तो शैक्षिक योग्यता तो बहुत दूर की बात है कि योग्यताओं में अपने वो शैक्षिक योग्यता बनाएंगे। आज संसद ही बनाएंगे, आज संसद में जाता कौन है, तो नेतागण लोग ही जाते। तो सुधार तो होना चाहिए, लेकिन ये अब संसद जो करे, संसद की अनुकंपा है। ठीक है। तो आज हम लोग 143 तक पढ़े। आज यही क्लास हम लोग, यानी कि राष्ट्रपति संबंधित क्लास 4 यानी कि चतुर्थ 4 हम लोग आज यही समाप्त कर रहे हैं। अगली क्लास नेक्स्ट में अगले दिन होगा, और अगर क्लास सही लगा हो, आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो रहा हो, और आज का क्लास भी सही लगा हो, तो आप लोग से एक गुजारिश है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही साथ लाइक भी करें, और जो भी त्रुटियां हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मैसेज करके, कि ये सुधार हो जाए तो बेहतर है। क्योंकि आप लोग अभी शुरुआती चरण में हम लोग हैं, आप लोग का सुझाव हम लोग के लिए अमृत का काम करेगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग सुझाव दें, अगर बेहतर हो रहा है तो हम ये भी चाहेंगे कि आप लोग हौसला अफजाई करें। हौसला अफजाई कैसे कर सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथी।